औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है, यानी एक दिन के मुकम्मल काम के बाद हम वापस आते हैं। यानी जब हम वीकेंड के बाद वापस आते हैं तो चीज़ों को सम करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मंगल का दिन वो होता है कि जब हमें एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। हम चीज़ों को अपने अंदाज से देखते हैं, अपने अंदाज से एग्जीक्यूट करते हैं, अपने अंदाज से ढालने की कोशिश करते हैं, और फिर इस ढालते ढालते में यानी हम इस चीज़ के प्रोसेस से गुजरते हुए फिर हम वीकेंड की तरफ आते हैं। इट्स कॉल अ पेंडुलम ऑफ अ लाइफ। यानी पेंडुलम जैसे घूमता है वैसे ज़िंदगी की जो सुई है वो चलती रहती है, और ज़िंदगी की सुई आपको ये बताती है कि आपने आखिरत में जाकर क्या अमल करना है। यानी आपका नामा इमाल सीधे हाथ में जाएगा या उल्टे हाथ में, ये आप पर मुनसर है। क्योंकि दुनिया की अगर हम बात करते हैं, दुनिया की तालीम की बात करते हैं, तो दुनिया में आपको बुक पढ़ने के बाद एक पेपर सामने आता है जिसको आपको हल करना होता है। लेकिन आखिरत की अगर हम बात करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ओपन बुक टेस्ट दिया है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि आप जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हिदायत है वो मौजूद है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उस अमल को अमल जामा पहनाती है कि ज़िंदगी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ज़िंदगी को लेकर चल सकते हैं, ज़िंदगी का तर्ज क्या होना चाहिए। इसी हवाले से हम बात करेंगे इम्तियाज़ मीर साहब की, जो कि हमारे एंकर पर्सन है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको वेंट से फ्री कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि मैक्सोफ्लेक्स से उनकी जबड़े से गोली लगकर बाहर आई है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का मौका दे और दोबारा वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ हम यही कहते हैं कि इम्तियाज़ मीर भाई इज़ द वन कि जो विक्टिम बने, लेकिन आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। और इम्तियाज़ भाई को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नई ज़िंदगी बख्शी है। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं वो इम्तियाज़ मीर भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द से जल्द अपने घर वापस लेकर जाए, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब पूरा पाकिस्तान उनके साथ मौजूद है। जहाँ जहाँ पर उनकी खबर पहुँची वहाँ सब ने उनके लिए दुआओं के पैगामात भेजे हैं। निजी अस्पताल में जो है वो ज़ेर इलाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी टीम वक्तन फ़वक्तन सब लोग जा रहे हैं। इवन तो मेट्रो से छोड़कर दूसरे चैनल के जो सहाफ़ी हैं वो मिलने उनसे जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नवीद है कि यस मीर भाई आप बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी रहमतों ने नहीं, यानी जो कि हमारे मेहमान आते हैं वो रहमत है सेट की, और ये ना हो तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एहसान फरीद पराचा साहब जो कि लक्की ग्रुप के एडवाइज़र टू मैनेजमेंट हैं, बेहतरीन अंदाज में बात करते हैं और मैनेजमेंट को क्या एडवाइस देते हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है मेरे भाई के। इसी के साथ डॉक्टर सैयद आरिफ हुसैन जो कि अल्फा इंश्योरेंस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और बेहतरीन अंदाज में बात करते हैं और बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को सम करके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके। सबा पटेल जो कि एक्टर, मॉडल और टिकटॉकर हैं, बहुत गहराई से चीज़ों को सोचती हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करती हैं, और उसका नाम है सबा पराचा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है। अच्छा, मुझे ये परसों एक बंदे ने कहा कि आप सलाम बड़ा लंबा करते, तो सलामती आप जब खाना खाते तो मुकम्मल पेट भर कर खाते हैं, तो सलामती मुकम्मल भेजनी चाहिए, क्योंकि सलामती में ख़यानत करना इट्सेल्फ अपने नामा माल में कम ने क्या लिखवाना है। जी आपकी तरफ आते हैं। मौजूदा हालात पे हम बात अगर करें, मौजूदा हालात में हम क्या देखते हैं, सर्वाइवल आसान है। सबसे पहले शुक्रिया इनवाइट किया, बड़ी ज़बरदस्त आपने आर्ट दिया। आपने कहा कि जो आखिरत है, जो नामा माल है, वो सीधे हाथ पे आता है, उल्टे हाथ पे आता है। तो मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आया, जो वो बात को शेर के ज़ुमरे में पूरी तरह मुकम्मल कर देगा। वो ये है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। क्या कहने, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। क्या बात, मतलब यू आर ओपन टू गो एनीवेयर। ये अब आपके हाथ में है कि आप इस तरह वो अपनी जो खाक और जो इंसान को पैदा किया तख्लीक के बाद वो जन्नत में जाता है, दोज़ख में। अल्लाह ताला ने दोनों अच्छाई और बुराई का रखा हुआ कि आपने जहाँ जाना है, अच्छाई और बुराई का तयन कर दिया। अब इट्स अप टू यू हाउ यू अवेल दिस थिंग इन द लाइफ, जो आपको कोर्स ऑफ लाइफ के अंदर कैसे हमारे लेते हैं। असल में एहसान में एक चीज़ ना मैं लोगों की इस्लाह भी करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ना मैं नेकी का काम करता हूँ। आप कौन होते हैं भाई नेकी का काम बताने वाले। आप नेक अमल करते हैं, वो नेकी है या नहीं है वो बैठा हुआ ऊपर राज़िक जो कि उसका तयन करेगा। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ ना, कहते हैं मैंने नेकी की। मैंने कहा कौन सी, ये क्या। मैंने कहा ये नेक अमल था जो कि आप अपने पुले सरात का रास्ता बेहतरीन बनाने के लिए आप कर रहे हैं। इट्स नॉट अ नेकी। ये मुझे नहीं पता कि ये नेकी है या नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला की तरफ एक अदा जो उसको पसंद आ जाए, और उस पर उस औरत को अल्लाह तबारक तआला ने बख्श दिया जिसने सारी ज़िंदगी बाला खाना में गुजारी, सिर्फ आखिरी अमल था कि उसने मरते हुए एक बिल्ली के बच्चे को पानी पिलाया था। तो बस नेकी का तो ये है कि आखिरत में जो
इंसान को अल्लाह के फजल के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आगे लेके जाए। वो हमारे नेकी का पैमाना ये है कि शख्स बहुत शदीद प्यास लग रही होगी और प्यास के बदले में इतनी शदीद प्यास लगेगी कि मेरी ज़िंदगी के जो अच्छे अमाल है वो आधे के बदले में अगर पानी मिलता है तो मुझे दे दिया जाए। ऐसे ही और जब वो पानी पी लेगा तो वो जब उस पानी को अखराज करना है तो उसके लिए वो इतना शदीद तकलीफ में आ जाएगा कि अपनी ज़िंदगी के आधे अमाल दो तो ये भी आप कर सकते हो, तो अपने आधे अमाल भी दे देगा। तो एक पानी के गिलास को पीने और निकालने में हम अपने पूरे अमाल को जो है वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो अल्लाह का फजल ही है जो हमें लेके जाए। बिल्कुल ऐसे ही एहसान भी बेहतरीन जिंदगी वो है कि आप गिरफ्त कैसे लेकर चलते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपके इतनी अच्छी आपने इब्तिदा की। मैं अपने वालिद साहब की एक नसीहत आपसे शेयर करना चाहूँगा मौजूदा हालात में। वालिद साहब तो मरहूम कहा करते थे कि अल्लाह ताला बड़ा नुक्ता नवाज है। सुभान अल्लाह। वही कहते थे कि छोटी छोटी नेकी जो है ना उसको दरगुदर मत करो और छोटी छोटी बुराइयों से बचो। वजह यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाहों को समझ लिया कि ये गुनाह हैं और हम छोटे छोटे जो नेकियों को भी अवॉइड करने लगे हैं और छोटी छोटी जो है वो बुराइयों को हम उसको बुराई नहीं समझते। जब तक आप बुराई को बुराई नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपको तौबा की तौफीक नहीं होगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की हैसियत से जब तक के मरीज़ अपने आप को मरीज़ ना समझे वो डॉक्टर के पास नहीं आएगा। जब डॉक्टर के पास नहीं आएगा तो फिर उसका इलाज नहीं होगा। इसकी सिंपल सी मिसाल आप अपनी चौरंगी पे खड़े होकर देख लें। अब ये मुत्तफ़क़ा फतवा है कि सिग्नल तोड़ना हराम है। ऐसे ही है। ठीक है, अब आप खुद देख लेंगे हम में से कितने लोग, अच्छा हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। जब हम गुनाह नहीं समझेंगे तो फिर माफ़ी की तौफीक नहीं मिलेगी। ठीक, कहने को ये बड़ा छोटा सा अमल है, लेकिन आप अगर इसको लेते चले जाएं तो इस तरह की छोटे छोटे गुनाह जो है जो हम कर रहे हैं ज़िंदगी में, किसी को रास्ता ना देना। अब रास्ता देना जो है वो सदका है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है तो मैं सदका कैसे करूं, तो भाई मुस्कुरा के देखना वो भी सदका है। किसी को रास्ता देना वो भी सदका है जिसमें आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा। आपको अच्छे तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं वो भी एक सदका है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने अपना जो फोकस है अपने हिसाब से रखा हुआ है। हम गुनाहों को, उन गुनाहों को समझते हैं जो कि बहुत बड़े गुनाह हैं और छोटे छोटे गुनाहों को हमने गुनाह समझना छोड़ दिया है। तो हमें छोटी चीज़ों, छोटी नेकियां भी करनी चाहिए और छोटी बुराइयों से भी बचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा गुनाह जिसको हम मानते नहीं है, किसी की ज़ात की नफ़ी करना कि जीशान अगर मोटा है तो यार मोटा है तो पतला भी हो जाएगा। ठीक है, अब भरी महफिल में बैठकर ये बोलना कि यार सब तो एडजस्ट हो रही है, ये मोटा कहाँ एडजस्ट होगा, तो इटसेल्फ वो फन बन जाएगा। लेकिन मेरे दिल में बुराई आएगी तो मेरी बुराई जो है वो जब तक मैं फिर माफ नहीं करूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ नहीं करेगा। अच्छा, जो कहने वाला है वो इसको बुराई नहीं समझेगा। जब बुराई नहीं समझेगा वही वाली बात है कि जब तक आप किसी चीज़ को बुरा नहीं समझेंगे उससे बचेंगे भी नहीं और उसकी तौबा भी नहीं करेंगे। असल में हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं अच्छाई जो है वो बड़ाई सब में बयान करो और जो गलती है वो अकेले में बताओ। पॉइंट आउट उसी टाइम पर कर दो। बिल्कुल कि कहाँ पर गलत है। जैसे कि फर्ज करें आपने मुझे कहा कि वो नीले पत्ते में सफ़ेद गोली खानी है तो आपका दर्द सही होगा, जबकि मेरा दर्द उससे एग्जीक्यूट कर रहा है, वो पीली बुखार वाली दवाई मुझे असर नहीं कर रही, तो मैं वही बताऊंगा डॉक्टर साहब मुझे ये चीज़ नहीं है। अब मैं आपकी फजूल की तारीफें जानूं तो मैं भी गुनाहगार। तो ये चीज़ अच्छा मुझे बताइएगा कि अल्फा इंश्योरेंस बेसिकली स्टेट लाइफ के अंडर वो जो है अम्ब्रेला आ रही है, तो क्या है अल्फा इंश्योरेंस? बेसिकली अल्फा इंश्योरेंस पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस है वो दो तरह की, अगर मैं उसको मेजर उसके अंदर लूँ, एक लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है। लाइफ इंश्योरेंस जो है जिसमें लोगों का जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो कवर होते हैं। आप हो गए, मैं हो गया, ठीक है ना, एक ग्रुप हो गया लोगों का, वो लोग जो है लिविंग थिंग जितनी भी हैं वो कवर होती है, वो लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है। नॉन लाइफ के अंदर आपकी गाड़ियाँ हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, क्रॉप्स हो गई, एनिमल्स हो गए, ये तमाम चीज़ें जो है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आती है। तो स्टेट लाइफ लाइफ इंश्योरेंस करती है जैसे कि नाम से पता है, और अल्फ़ा जो है वो नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस, उस आम में हम जिसे कहते हैं जनरल इंश्योरेंस करती है। तो अल्फ़ा इंश्योरेंस का जो इब्तिदा हुई वो 1951 दिसंबर में
जो है इसकी बुनियाद पर रखी। 1952 जनवरी में जो है इसे लाइसेंस मिला और 1952 से जो है ये सिलसिला मतलब है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कर रही है। अल्फा वाली जो है। अल्फा। अच्छा, और फिर स्टेट अल्फा लाइफ जो है? स्टेट लाइफ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस ये 1973 के नेशनलाइजेशन ऑर्डिनेंस आया था। उसमें यह था कि जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उनको मर्ज करके एक स्टेट लाइफ बना दी गई थी। ठीक है। तो अल्फा इंश्योरेंस उस वक्त चूंकि एक लाइफ फंड का पार्ट थी एक लाइफ इंश्योरेंस की, तो लिहाजा अल्फा इंश्योरेंस भी मर्ज हो गई स्टेट लाइफ के अंदर, ठीक है। उसके लाइफ फंड के अंदर। तो अल्फा का जो लाइसेंस था वो नॉन लाइफ का था, तो लिहाजा वो नॉन लाइफ बिजनेस यानी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करना उसने शुरू कर दिया। और स्टेट लाइफ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कर रही थी, जो कि इस वक्त सबसे लार्जेस्ट AAA रेटेड कंपनी है। और हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह A+ रेटेड जो है वो कंपनी है। साथ साथ हम कन्वेंशन के साथ साथ हम तकाफुल भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे कि खुदा मेरा अबू सलामत रहे, स्टेट जी, लाइफ जी, जी, एक जरोका ये सा तो आता हर है एक का, कि कहीं पर बिल्कुल। भी हो तो खुदा मेरा अबू, दैट इज स्टेट लाइफ। तो अल्फा ने अपना कोई स्लोगन नहीं बनाया? हमारा जो स्लोगन बिल्कुल है, लेकिन वो देखिए बात क्या होती है कि तहफ़्फ़ुज़ सबके लिए। अब होता क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है वो हर इंसान के लिए एक तरह से रिटेल प्रोडक्ट है, वो तमाम लोगों के लिए है जो भी 18+ के लोग हैं या उससे नीचे। जनरल इंश्योरेंस ज़्यादातर चलती है कॉरपोरेट के अंदर। आपने टेलीविज़न वगैरह में जो है एड ज़्यादातर देखे होंगे या बैनर्स देखे होंगे, वो लाइफ इंश्योरेंस के देने हैं टू अट्रैक्ट द पीपल, टू अट्रैक्ट द मासेस ऑफ द पीपल। लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इनके जो टारगेटेड जो है वो यानी गाड़ियाँ, लाजमी सी बात है कि गाड़ियाँ हर एक के पास नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हर बंदा ले सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल, जैसे इनकी ये लकी सीमेंट है या लकी टेक्सटाइल है, तो इन तमाम चीज़ों की जो है वो जनरल इंश्योरेंस हो सकती है। तो ये एक टारगेटेड है जहाँ पे कि हम उसको इंश्योर करते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि अब हम आते हैं डॉक्टर साहब आपके बाद हमारी सबा पटेल की तरफ। सबा पटेल, ये बताइएगा कि कितना इजी है एक बीइंग अ लड़की या बीइंग अ वुमन होना और उसके बाद टिकटॉकर भी होना? इट्स इजी वे ऑफ लाइफ या थोड़ा हार्ड हो जाती है लाइफ? सबसे पहले तो मैं मेट्रो का शुक्रिया अदा करूंगी और आपका शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से वेलकम करा हमें और इतनी अच्छी बातें करी कि सुबह सुबह सारा दिन याद करा दिया, जो बहुत अच्छी बात है, जो बहुत कम लोगों में होता है कि आपके दिल के अंदर दीन को ज़िंदा कर देना, अच्छी बात करके दूसरे को मुस्कुराहट देना, जो इस शो का नाम है। बिल्कुल आपने वैसा ही काम किया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और टीम से मिलके। और दूसरा जो आपने ये सवाल किया बीइंग अ वुमेन, तो ये टफ तो है, टिपिकल है, यहाँ निकलना, इस माशरे में खड़ा होना, आगे आना, फिर सबकी बातें सुनना, फिर आपने अपने लिए कुछ करना है तो जगह बनाने में टाइम लगता है आपको। और मेजॉरिटी खैर यहाँ पे मर्द हजरात ही बैठे हुए, मगर मैं मर्दों की बुराई नहीं कर रही, मैं एक जनरली बात कर रही हूँ। मर्द हजरात ही काफ़ी मतलब मुश्किल बनते हैं, आपकी मतलब है ना, मुश्किल का सबब मर्द हजरात बनते हैं, चाहे वो ख़ानदान में हो, चाहे वो महल्ले में हो, चाहे वो आपके आसपास के। लेकिन मैं मर्दों के बोलूंगा, लड़का कोई टिकटॉकर जाता हो इंटरव्यू नहीं देता, लड़की आएंगे फौरन आप बाजी इधर पहले आ जाए, तो मर्द बेचारे बड़े अच्छे होते हैं इस मामले में। नहीं मतलब आपने अगर कुछ करने के लिए निकलना है ना, एज अ आर्टिस्ट आप जब निकलोगे तो सबसे पहले जो होता है इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं हमारे माशरे में, और कहीं तो नहीं होती, कि आपको आगे आने में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप ये ना करो तो ये हो जाएगा, ये ना करो तो ये हो जाएगा। मतलब मैं कहती हूँ वुमेन को, गर्ल्स को, सबको, फीमेल्स को, कि आप आगे बढ़ें, जो आप करना चाहती हैं वो करके दिखाएं, क्योंकि पढ़ा आपने इसलिए है कि आप कुछ करके दिखाएं। और अब ये वो टाइम नहीं है कि आप घर में बैठें और बस घर संभालें, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए, और आप जिस तरीके से भी, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी आपका फोकस है जिस चीज़ पे भी, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, आगे लेके बढ़ें, ताकि लड़कियों को एक सीख मिले, एक अच्छा पैगाम दें, अच्छे काम करें, जो बनना चाहती हैं वो करके दिखाएं। मतलब आप पावरफुल वुमेन लड़की तभी बनोगे जब आप कुछ करोगे। असल में सबा एक बात मैं आपके लिए बोलूं कि आपने कहा कि बीइंग अ वुमेन, हाँ, यहाँ पे तो लड़की को औरत बोल दो तो वो तो आंटी गले में आ जाती है कि मुझे बोलने वाले तुम तो कायद आज़म को गोद में खिला के बड़े हुए हो गए। मकसद ये है कि यू शुड नो। मुझे कल एक भाई से मेरी बात हुई, अच्छा मैंने उसको तंजिया अंदाज में नहीं कहा और ही इज वॉचिंग माई प्रोग्राम रेगुलरली, तो ही कॉल मी अंकल, तो मैंने कहा जी बेटा,
तो मुझे कहते नहीं आपने बात को बुरा मान लिया। मैंने कहा आपने मुझे एक रिस्पेक्ट दी है, यू कॉल मी अंकल, तो इससे ऊपर मैं दादा अब्बू थोड़ी बोलूंगा आपको, मैं आपको बेटा ही बोलूंगा। मैंने कहा मैंने कोई तंजिया अंदाज में आपको बेटा नहीं बोला। मैंने कहा मुझे जल्दी से पैकअप कर दें तो मैं निकलूँ क्योंकि मुझे जाना था। तो नहीं आप तो मकसद ये है कि अब तो एक तो बात समझाना भी बुरी बात हो जाती है। बीइंग आर्टिस्ट मैं आपसे बोलूंगा कि हमारी बात को तंजीम माना जाता है। अच्छा कोई भी बात नहीं भी करो, कभी कभार इंसान है, मेरा पुर्जा भी खराब हो सकता है, कभी दिमाग में सर में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, एटीट्यूड आ गया। अच्छा भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए बात वहाँ करते हैं जहाँ आपकी बात समझी जाए। ऐसा ही है, हर जगह आप बोल नहीं सकते कि आप खामखाई बोले जा रहे हैं और अगला उस चीज को समझ ही नहीं रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जाहिल की महफिल में बैठने से बेहतर है कि मुस्कुराकर महफिल छोड़ दी जाए। तो बेहतर ये होता है कि जब आपकी कदर वहीं बढ़ती है, जब आप महफिल छोड़ने लग जाते हैं इस बेसिस पर कि जहां पर आपकी बात की ना सुनवाई हो रही है। और बात ये आ रही है कि कल हमने देखा था कि सबा वन जो आई थी उसने पीले कलर पे लाल कलर का पता नहीं गोटा लगाया था या कुछ लगाया था, तो वो गुजर गया। आज क्या हो रहा है, मैंने नाश्ता किया है यानी क्या मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि कल मैंने चिकन टिक्का खाया तो खा के खत्म हो गया, वो आज कंटिन्यू नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर जो है ना वो माजी में जीते, हमें हाल और मुस्तकबिल में जीना सीखना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव एक तो नहीं है, नेगेटिविटी बहुत हो गई है। और मेजॉरिटी जो न्यू जनरेशन है वो आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। मतलब उनको कोई अल्लाह तवक्कल पे कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है कि आप सब्र से चलें, मयाना रवि रखें। जो मतलब जितनी चादर आप उतने पैर फैलाओ, दूसरे को आप क्यों फॉलो कर रहे हो? उसके पास अगर गाड़ी है, घर है, तो उसने कुछ किया है तो इस मकाम पे पहुंचा है। हाँ वो डकैत भाई हो सकते हैं, ये वो जो बेचारे जेलसी रास्ते बढ़ गई है ना, आर्टिस्ट हो या कोई सी भी फील्ड हो, हर कामयाब इंसान को देख के आप अपनी राय नहीं दे सकते। आपको भी टाइम लगेगा उस जगह, अगर उसमें एटीट्यूड है या वो बंदा आगे है तो वो कुछ करके बैठा है। असल में वो एटीट्यूड तो नहीं पहुंचा नहीं, सब एक बात बोलो, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसके काफ़ी ऐसे एक्टर्स को मैं भी जानता हूँ जो कि जो है वो लाइफ की अगर आप बैकग्राउंड देखें ना तो वो बड़ा टफ है। वो प्रेजेंट में नहीं बताते, तो आप नेट पर जाएं, सब सर्च करें, आजकल मिलता है। एहसन भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा टेक्सटाइल के हालात कैसे चल रहे हैं? देखिए टेक्सटाइल तो आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर है। व्हेन वी कंपेयर द बिजनेसेस, तो टेक्सटाइल हमारा तकरीबन भी जो है शेयरग है, पाकिस्तान की तमाम इकनॉमी पर डिपेंड करती है। तो हालात अप एंड डाउन रहते हैं। जो सर्वाइवल है वो है कॉस्ट कॉन्शियस होने के साथ साथ। आप कॉस्ट कॉन्शियस हैं, आप पीपल ओरिएंटेड हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं, आप कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं, देन यू कैन डू बिजनेस। असल में चैलेंजेस हैं नहीं, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है, लैंड प्रॉपर्टी टैक्स इतना बन जाता है। पूरी दुनिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर लोग क्यों मूव करें कि वो फ्री लैंड दे रहे हैं, टैक्सेस फ्री कर रहे हैं आपको। देखिए हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, हर गवर्नमेंट ने डिफरेंट किस्म की सब्सिडाइज चीज़ें की होती हैं। एज आई टोल्ड यू, एक्सपोर्टर्स के तौर पे जैसे मैं जिस ग्रुप के साथ हूँ वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान के टॉप 20 कंपनीज में शुमार होता है। तो वी हैव सर्टेन बेनिफिट फैसिलिटीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट एट द सेम टाइम इट्स चैलेंजिंग टू सर्वाइव। आज जो करंट एरा इधर चाइना की मार्केट है, इंडिया की मार्केट है, बांग्लादेश की मार्केट है, पाकिस्तान का अपना एक पोर्टफोलियो है। तो इसमें सर्वाइवल जो है, एक ओवरऑल हेलीकॉप्टर व्यू देखें आप, एक ग्लोबल चैलेंजेस आर देयर बट इंटरनल लोकल चैलेंजेस आर ऑल्सो देयर। तो अ कंपनी हु अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज, ओनली वन थिंग कांस्टेंट है, वो है चेंज। आप चेंज अडॉप्ट करते रहें, जिस एरा में चल रहे हैं उसको लेके चलते रहें, स्ट्रेटजीज बनाते रहें, तो आई एम श्योर कि आप अलाइन रहते हैं ग्लोबल के साथ। असल में आप जिस ग्रुप के साथ हैं उनके हर शोबे में कोई ना कोई काम है, लगी सीमेंट, लगी ये, लगी वो। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सिर्फ एक सर्टेन चीज पर काम करें उनके लिए प्रॉब्लम है। अब मसला ये है कि रोड बनाने में भी सीमेंट की जरूरत होती है, तो लकी सीमेंट इज द वन की जो नाम आप लकी मॉल भी जाते होंगे। हाँ, लकी मॉल भी बिल्कुल जाते हैं। लेकिन अब मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये भाई मेरी शो पे है तो मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो ये अब कुछ ना कुछ तो आपसे फायदा होना चाहिए। वी आर इन अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस। वाईबी ग्रुप की कंपनी है, लकी डब्बा हार्ट आपने नाम सुना होगा, या मोटर्स है, या सैमसंग है, लकी वन मॉल, लकी टेक्सटाइल, यूनो टेक्सटाइल। यू कैन सी
इवन ICI इज नाउ और इंडस्ट्री, LCI हो गई। जबरदस्त। इस बारे में मजीद जानेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जो है वो फहरिस्त जानेंगे कि लकी का जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते स्वागत ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं आपके साथ। और बिल्कुल जनाब, अगर आप ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने डिस्प्ले है, आप कॉल इन कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सैयद साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी जगह पर ये कहा जाता है कि हम इंश्योरेंस तो करवा लेते हैं, क्योंकि अब तो जितने भी उलमा इकराम हैं उन्होंने भी शरिया के हिसाब से काफ़ी जगह पर छूट दे दी है कि आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और लेकिन मसला ये है कि क्या अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, कितने अरसे का प्रोसेस है कि पैसे वापस मिलेंगे, वो जो इंश्योर्ड के पैसे होते हैं? क्योंकि काफ़ी जगह पर ये सुनने में भी आता है कि आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो आपका पड़पोता उसको ज़रूर पैसे हासिल करेगा। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त तो कंपटीशन इस तरह से है कि बाकायदा एक KPIs अब हर कंपनीज के हो गए हैं, जिसमें कि क्लेम टर्न ओवर टाइम जो है उसके ऊपर बात होती है कि आप कितनी जल्दी, कितने दिन में जो है वो क्लेम आप पे कर सकते हैं। असल में गाड़ी जब चोरी हो जाती है तो देखिए, कोई हर चीज़ का एक रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरी करनी पड़ती है। गाड़ी चोरी हुई, पुलिस रिपोर्ट आई, फिर एक पुलिस की एक फ़ाइनल रिपोर्ट होती है, ठीक है, कि जी अब गाड़ी नहीं मिलेगी। वो पुलिस फाइनल रिपोर्ट जब तक आपके पास नहीं आती, आप गाड़ी का क्लेम पे या प्रोसेस नहीं कर, प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है, पेमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आती है। अब जब ये कंपटीशन बढ़ा, अब हमने उस फाइनल रिपोर्ट की, जो कि तकरीबन 6 महीने के बाद गाड़ी की चोरी होने की मिलती थी, अब वो वेव कर दी। और अब तो ये है कि जी FIR कटती है, FIR के बाद सर्वेयर जो है वो जाता है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराता है। जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो विद इन 7 डेज मैक्सिमम कोई भी कंपनी क्लेम को जो है वो नहीं, ये रिपोर्ट आने में कितनी देर लगती है? रिपोर्ट तो देखें, जैसे ही कटती है FIR तो कट जाती है। बातों वो जिसे कहते हैं हम कच्ची रिपोर्ट, उसके बाद जब कंप्लीट FIR कट जाती है कि जी अब गाड़ी नहीं मिलेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन या ओनर्स ऑफ द प्रूफ जो है ये आपके जो क्लेमेंट है उसका काम है ये। ठीक है। असल में प्रॉब्लम ये है कि एक दो क्योंकि मेरा अभी एंकर मैं बात कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट मेरे सामने आई थी कि एक बंदे ने कहा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मैंने क्लेम करा, किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं की थी, उसने सेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एरिया का कि वो पूछे थे दिन का टाइम था या रात का टाइम था। उसने कहा भाई इतनी नॉलेज मेरे पास होती तो मैं यहाँ क्यों आता। अच्छा उस वक्त टाइम क्या हो रहा था वो भी नहीं पता। अच्छा मौसम धूप थी या छाँव थी। ओ भाई सवालात तो ऐसे करो, शादी के लिए हो थोड़ी सकता आ रहा है है वो बंदा। अगर 10-15 साल पहले का वाक़या अगर वो सुना रहे हो तो 7 साल पहले का है 7 ये। साल पहले का वाक़या। लेकिन जब से मैं अपने वाकया मेरे सामने मैं उस वक्त होस्ट नहीं कर रहा था चीज को, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसमें सर्वेयर डेफिनेटली देखें, इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि हम कभी भी देखिए, ये होती है इंश्योरेंस का मतलब होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन जो है वो ये है कि अगर आपका 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है तो आपको 100 रुपीज़ मिलने चाहिए, ठीक है, ना 50 मिले ना 110 मिले। हमारी कोशिश ये होती है कि इसमें माल प्रैक्टिस ना हो, ठीक है, मोरल हैजर्ड ना हो कि वो बंदे ने गाड़ी खुद ही गायब कर दी। हाँ ये भी गंदी बात है वैसे। तो ये पाकिस्तान में थोड़ा सा, बल्कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जो है इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान दिया जाता है कि मोरल हैजर्ड को जो है एलिमिनेट करना चाहिए। तो ये जो सवालात होते हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक ही दिन के अंदर सवालात हो जाते हैं। एक फॉर्म होता है वो भरना तो वैसे पड़ता है। बड़ा अच्छा कर दिया आपकी। मैं स्ट्रेट लाइफ की बात करूंगा, एक गिला मुझे स्ट्रेट लाइफ से है जो अगर आप इजाजत देते तो मैं करूं। हमने एक ऐड देखा था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, मेरे अब्बू ने ले एक बीमा पॉलिसी। अब जो फीमेल आपने बिठाई हैं वो तो दादी है ना, तो उनकी तो बीमा पॉलिसी भी खत्म होगी, पुरानी होगी, तो इतनी पुरानी है। अच्छा इसमें मैं आपको थोड़ा सा, बल्कि आपके तवज्जो से जो भी सुनने वाले हैं उनको भी मैं ये वजाहत करूं, हमारे यहाँ होते हैं क्या, खासतौर पर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है वो एक इस तरह का माहौल हमारा बना हुआ है। मेरे साथ कई वाक़यात ऐसे हुए कि शोहर ने घर में बात की कि मैं बीमा पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ, बीवी ने रोना धोना मचा दिया कि हम आपके मरने के बाद पैसे का क्या करेंगे।
अच्छा, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो खामोशी से बीमा पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और अपने डिब्बे के अंदर कहीं फाइल वगैरह में रख देते हैं, घर वालों को नहीं बताते, जो कि इंतहाई गलत बात है। ऐसे ही है। ठीक है, हमारे पास अक्सर, जो मैं स्टेट लाइफ में भी रहा हूँ, तो अक्सर ऐसे केसेस आते थे, कई कई साल के बाद जो है वो सफाई के दौरान जो है कोई डॉक्यूमेंट निकले और वो डॉक्यूमेंट लेकर जो है वो दिखाए कि जी ये क्या है, तो जी ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी है। अच्छा, भाई अब क्या करें? अब वो क्या है कि वो टाइम पीरियड आपका ज़्यादा हो जाता है, 5 साल 4 साल। तो मैं अपने सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप लाइफ की पॉलिसी लें, अपने लायकीन को ज़रूर बताएं कि ये मैंने लाइफ पॉलिसी ली है और उस पॉलिसी को कंटिन्यू करें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, अक्सर लोग ये देखने में आया है, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बताऊं कि क्लेम में प्रॉब्लम अगर आती है तो वो क्यों आती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की ये नीयत नहीं होती कि वो क्लेम को रोके, उनकी कोशिश यही होती है कि क्लेम को जल्द अज जल्द पे करे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि एक शख्स था, उसकी शादी नहीं हुई, उसने बीमा पॉलिसी ले ली और एक कॉलम होता है उसमें कि इन केस ऑफ डेथ जो है वो आप किसको नॉमिनेट, नेक्स्ट टू किन कौन है, नेक्स्ट टू किन, तो वो उस वक्त माँ या बाप जो भी होता है उसको वो कर देता है। अब उसकी शादी हो गई, उसने वहां पर चेंज नहीं किया, अमेंडमेंट नहीं कराई। अच्छा, आप शादी के बाद अमेंडमेंट करवा सकते हैं? हाँ, शादी के बाद क्या आप कभी भी अमेंडमेंट करा, उसने अमेंडमेंट नहीं कराई। अब अमेंडमेंट कराता और अपनी वाइफ को अगर वो नॉमिनेट कर देता उस वक्त, अब क्या हुआ कि माँ भी मर गई, बाप भी मर गया जिनको उसने नॉमिनेट किया हुआ था, लेकिन अपनी पॉलिसी के अंदर उसने नॉमिनेशन में अपनी वाइफ का नाम नहीं डाला या बच्चे का नाम नहीं डाला, तो जाया हो जाएगी। ठीक है, नहीं जाया नहीं होगी, उसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, मतलब आपको मिल जाएगा, इन शॉर्ट आपको मिलेगा, तो आपको खुद नहीं देखना है। प्रोसेस तो आपको क्योंकि देखिए आप अपने घर वालों के लिए ये ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं अगर आपकी जो फाइनेंशियल आपके ना होने। अच्छा, एक चीज़ और, हम लाइफ को नहीं कवर करते, बेसिकली जो कवरेज होती है वो फाइनेंशियल लॉस की कवरेज होती है कि एक शख्स जो जिंदा है वो कमा के ला रहा है, अपने घर वालों को वो दे रहा है, अगर वो नहीं होता, ठीक है ना, तो लाइफ की कोई इंश्योरेंस नहीं होती, आपकी फाइनेंशियल्स की इंश्योरेंस होती है कि आपके ना होने से घर वालों के ऊपर जो इंश्योरेंस जो फाइनेंशियल क्रंच आएगा वो आपको मसला ये है कि insurance अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अब ये वाला दौर ख़त्म हो गया। मैं अब आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, असल में ये जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपके मरने के बाद क्या करूँगी, और मरने के बाद पहले ये होता है कि सोए मौके पहले चेक करो पॉलिसी कितने की है। तो मकसद ये है कि ये ड्रामा तो अब मेलो ड्रामा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव टू लिव इन द प्रेजेंस कि मेरे मरने के बाद हो सकता है मेरा कफन कोई ना दे, हो सकता है मेरी कब्र कोई ना खुदवाए, ठीक है। तो आपको अपने लिए खुद सामान करके जाना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया ना, अपनी जिंदगी में अपना आखिरत का सामान करके जाओ। जब आखिरत का सामान करना तो लौटना तो है, सबको पता है। अच्छा, कोई भी रिलीजन है सबको पता है मरना है, कोई रिलीजन में जिंदा कोई भी नहीं रहता। तो मकसद ये है कि ये फिर एक ड्रामा जो होता है, मैं क्या करूंगी आपके बाद, क्या करूंगी, दूसरी शादी करूंगी या बच्चे पालूंगी, कोई ना कोई तो काम होगा ना जो करना। तो मुझे ये बताएं कि क्या इसमें कहते हैं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि आपने जो सवाल किया है कि मरने के बाद, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाई जो आप कह रहे हैं कि क्या लेडी जो फीमेल आजकल जो कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारा मैं क्या करूंगी इस बीमा पॉलिसी का, तो मतलब आपके ही काम आएगा ना? नहीं, वो तो आएगा, वाइफ के ही काम आएगा, मगर कुछ वाइफ जो अपने हस्बैंड से फेयर हैं वो उस चीज को तरीके से उसके बच्चों पे ही लगाएंगे। नहीं, अगर आपको एक बात, मेरा कहने का मकसद ये कि देखिए इसको मान लेना चाहिए कि यार जिंदगी के बाद मौत है, मौत है, पक्की है। मेरा एक पॉइंट है, अगर आप इजाजत उन्होंने की बात की, मैं देखता हूँ कि जब आप इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो आपके पास कॉल आती है कि आपका प्रीमियम ड्यू हुआ हुआ है, क्वार्टरली आप नहीं कर रहे। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है वो पॉलिसी लेके चल रहा हूँ। ऑब्वियसली जिस तरह से ये बता रहे हैं बिल्कुल सही है कि पॉलिसी का डॉक्यूमेंट वगैरह की डिटेल हम नहीं बता पाते, माशरे का अलमी है। बट मेरा कहना ये था कि क्या जिस तरह से खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे आपने ऐड बनाया, तो क्या आप इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह की अवेयरनेस नहीं दे सकते कि क्या करना चाहिए आपको, इंतकाल की सूरत में कैसे अप्लाई करना चाहिए, हादसे की सूरत में कैसे अप्लाई करना चाहिए। ये अवेयरनेस जो है ना वो पॉपुलर नहीं है। देखिए मसला ये, आपकी अवेयरनेस कहाँ से आती है? सबा अगर मेरे साथ बैठी हैं, सबा के साथ मेरा एक सेशन हो गया, जैसे कि हमारी आप थोड़ी देर बाद शेफ का सेशन देखेंगे, तो शेफ हमारी बताती हैं, शेफ कॉकअप जो है वो बताती हैं कि आपने पहले प्याज को ब्राउन करना है, ठीक है। अब वो हवा में उड़ा दे उस बात को कि खाना तो बन गया, खाना कैसे बना? मेरे ख्याल से हस्बैंड को थोड़ा गाइड करना चाहिए, वाइफ को बताएं, बच्चों को बताएं, 1 से 2 को तो बताएं फैमिली में। जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल इतना सीक्रेट नहीं रखना चाहिए इस चीज़ को कि आपके जाने के बाद जो आपका तरीका है
वो उस चीज़ को पूरा बंदा तभी करेगा कि जब मैं आपको बता के जाऊंगी कि मेरे पीछे ये करना है। जब मैंने आपको कुछ पता ही नहीं है कि करना कैसे, जैसे एक मिसाल के सालन चढ़ाना कैसे आपको पता ही नहीं है, तब आप पहले गोश्त डाल रहे हैं या बाद में प्याज लाल कर रहे हैं, तो उसमें आपको खुद ही आप डिले पे डिले हो रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग सही लोगे तो एंडिंग लाजमी अच्छी होगी आपकी। अच्छा मुझे मतलब सब एक चीज़, क्योंकि बीइंग अ टिकटॉकर अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि सबसे पहले कोई भी काम अगर लड़की कर रही है तो वो सबसे पहले किचन से दूरी इख्तियार करती है। आप किचन में जाती हैं, खाना पकाती हैं? किचन में जाती हूँ और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही। बेवकूफ़ या खाना कहते हैं ना कि खाने के रास्ते पेट के जरिए आपको अगर किसी के दिल में आना है तो आप अच्छा खिलाओ उसको। ये बहुत इजी होता है कि मतलब मुझे बड़ा शौक है कि मैं अच्छे से अच्छा पकाऊं, खुद बनाऊं, खुद कुकिंग करूं, अपने हाथ से खिलाऊं, जो मुझे पसंद है वो मैं खुद बनाऊं। मुझे जो आपके बारे में बड़ी अच्छी बात लगी और मैं इंकरेज करता हूं इस बात को कि बीइंग अ लड़की अगर आपके लिए मैं बात करूं, दुपट्टा जो आपने कैरी किया हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा आपको। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना आजकल व्हाट इज फैशन, फैशन इज दैट कि आप दुपट्टा उतार दें। ये कहाँ से फैशन आ गया भाई? आप जब बोलते हैं तो पता चलता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मैं भी समझती हूँ। और ये चीज़ जो है ना, मतलब आप अगर किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आप उसकी बात से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब किस तरह का बैकग्राउंड है। नहीं, लेकिन मुझे आपका दुपट्टा कैरी करना और इस चीज़ को पूरी दुनिया में जहाँ हमारा शो देखा जा रहा है, तो ये हमारी जो पाकिस्तानी लड़की है, ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है। और मैं ये पूछूंगा कि हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे या हम किचन की तरफ जाएंगे? वापस आएंगे। ओके जी, ब्रेक पे हम फिर दोनों को देखेंगे। ये हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब कह रहे हैं एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए मुस्कुराती सबावत। ज़ीशान है ओरिजिनल, वेलकम बैक। और अब हम मौजूद हैं, जैसे कि हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारी रहमतें मौजूद हैं, और फिर उसके बाद हमें देखना है कि हमने नाश्ते में क्या बनाना है या खाने में क्या बनाना है। तो कुजीन ब्रांच से शेफ गजाला कमाल हमारे साथ मौजूद होती है, जो कि हमें डेली बताती है बेहतर से बेहतरीन खाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है शेफ गजाला आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप सुनाई कैसे हैं साहब? मैं ठीक ठाक। आप बताइए, सबसे पहले तो अवार्ड की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि कल आपको अवार्ड से नवाजा गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान की कोशिशें ज़रूर रंग लाती हैं। आप ज़िंदगी में कोशिश को कभी मत छोड़ें। जब आप कोशिश करते हैं अपनी चीज़ों को अपने गोल को अचीव करने में, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अपनी मंजिल दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ आज क्या बन रहा है, जल्दी से बताइए। आज बन रहा है चिकन जलफ्रेजी। नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं, नई ट्रिक एंड टिप्स। और जैसे कि मैं आपको पता है कि जब भी मैं कुकिंग करने लगती हूँ उससे पहले ट्रिक ज़रूर बताती हूँ। सॉरी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेजी। हम नाम तो बहुत हम सुनते हैं कि चिकन जलफ्रेजी बनाया, बिरयानी बनाई, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जलफ्रेजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जलफ्रेजी। जलफ्रेजी का मतलब है तिरछे मसालों के साथ एक चीज़, जो भी सब्जियां हो, वेजिटेबल हो, उसमें तिरछे मसाले पड़ते हैं। और ये बंगाल के लफ्ज़ जल से निकले। जल का मतलब होता है मसाले, तिरछे मसाले। तो मैं लंबी चीज़ों के पास नहीं जाऊंगी, तो आपको सबसे पहले आप अपनी कुकिंग की तरफ आते हैं ट्रिक और टिप्स के साथ। साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, टिप्स भी बताऊंगी। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि वेजिटेबल, आपका जब कुकिंग मेथड सही होता है ना, तो उस वक्त आपकी चीज़ें भी सही बनती हैं। जैसे हम वेजिटेबल आप ले लें, वेजिटेबल को जो वेजिटेबल ज़मीन के ऊपर ग्रो होती हैं, जैसे हो गया चुकंदर हो गया, ये नहीं सॉरी, जो चीज़ें ज़मीन के नीचे ग्रो होती हैं, जैसे पोटैटो हो गया, चुकंदर हो गया, कैरेट हो गई, उसको सबसे पहले आप ठंडे पानी में डिप करें, उसके बाद उसको ब्लांच करें या बॉयल करें। लेकिन जो ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे बीन्स हो गए, कॉर्न हो गया, उसके लिए पहले आप गर्म पानी करें, फिर उसको ब्लांच करें। तो ये सही कुकिंग मेथड होता है। जब आपका कुकिंग मेथड सही होगा तो आपका खाना अच्छा बनेगा। चलें जी, यहाँ पे हमने पहले डाला मक्खन डाला और थोड़ा सा आपने ऑयल डाला ताकि मक्खन जले ना। साथ ही हमने आज मौसम के हालात की वजह से मैं भी ज़रा पकड़ी गई हूँ, उस वजह से थोड़ी सी लेट भी हो गई थोड़ी आँच में। ये हमने प्याज डाला इसके अंदर। मैं आप बताती हूँ, ये हमने ऑनियन का जो स्प्रिंग ऑनियन होते हैं उसका रेड वाइट पार्ट लिया है, दूसरा ऑनियन नहीं लिया, स्प्रिंग ऑनियन का रेड पार्ट लिया है, क्योंकि ये जल्दी गल भी जाता है, इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होता है। इसमें ज़्यादा बात है तिरछे मसाले हैं, तो
इसका जोड़ है ये ग्रीन मिर्च, इसमें सब्ज मिर्च ज़रूर जाती है। ये इसका जोड़ है जलफ्रेजी का। तो जैसे हम इसको ब्राउन नहीं करना, इसको ब्लांच करना, हमने साथ हमने 2 टमाटर की प्यूरी डाल दी है। उसको प्यूरी नहीं बनाई, जैसे उसको मैश कर दिया, ब्लांच करके उसको थोड़ा सा हमने मैश कर दिया। साथ ही हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। वो बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है, इसमें वो नहीं है, कोई कुकिंग मेथड इतना लंबा नहीं है इसमें। और साथ ही हमने इसमें चिकन डाल दिया। आप चिकन की क्वांटिटी बताइएगा कि हम कितनी चिकन से बना रहे हैं। चिकन मैं ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पे ½ kg ही बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हर घर में सारी बातें 2 से 3 अफराद भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। ½ kg इतनी क्वांटिटी होती है कि 2 से 4 लोग खा सके। इसमें जब आपकी वेजिटेबल जाती है तो आराम से 2 से 4 लोग खा सकते हैं। हाँ जी, अब फरमाइश आई आपके लिए। एक तो कि हमारे जो कोलीग्स हैं वो आपके खाना बड़ा पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे तो वैसे हमें तो 1 किलो बनानी चाहिए क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा। अच्छा, अब आपके लिए मैं रिक्वेस्ट चाहिए कि आप जिंगर बर्गर बनाना, पिज्ज़ा बनाना और वो जो तवे पे पैन पिज्ज़ास होते हैं ना छोटे छोटे, जी, जी। वो बनाना सिखाए ताकि माएँ जो है वो लंच में इजीली बच्चों को दे मैं सकें। फ्राइडे को इंशाल्लाह, वो जो मेरा फ्राइडे होता है कि आपने सैटरडे संडे करना, उसमें मैं आपको इस दफ़ा जरूर सिखाऊंगी। हम क्या बनाएंगे इस बार? पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा बनाएंगे, पैन पिज़्ज़ा बना लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्यूरी डाली हमने और ये हरी मिर्च। इसमें सूखा धनिया बिल्कुल भी नहीं डालना, वो आपका टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर देगा। सूखा धनिया नहीं डालेंगे। नमक डालिए हमने टीस्पून, हमने ½ टीस्पून हमने वो डाल दिया हल्दी। इसमें मिर्च मसाला ज़्यादा जी है, काली मिर्च डालेंगे। अपनी टीम कह रही कि आपकी पेशावरी कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त थी, ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा था जी। अच्छा, तमाम मसाले ये भी मैं इसमें आपसे शामिल हो कह चुके हैं। चुकी हूँ कि जब आपका कुकिंग मेथड सही होता है ना, आपको पता होता है किस वक्त क्या डालना है, किस वक्त क्या नहीं डालना, तो आपका खाना कभी भी ख़राब नहीं होता और टेस्ट भी उसका सही दुबाला हो जाता है। जैसे अभी मैं वेजिटेबल का बता रही थी, मैं हमेशा वेजिटेबल के कि उसको कैसे ब्लांच करें, किस तरह करें। होता ये है कि हम चीज़ों को ना पहले गर्म कर लेते हैं, उस बाद में फिर उसको ठंडे करते हैं। तो वो जो चीज़ें मैंने पहले ही बताया कि जिस ज़मीन के नीचे उगती हैं, उनको पहले आप ठंडे पानी में डालें, बाद में उनको गर्म करें। ये भी झटपट होने। अच्छा, ये जो आपने बनाना है चिकन, इसके छोटे छोटे चंक्स बनाए। जब आप, और चंक्स जो है ना इक्वल बनाने, ये नहीं कि कोई मोटा है कोई पतला है होगा। ये जो पतले पतले होंगे वो जल्दी यानी कि गल जाएंगे, जो मोटे होंगे वो जल्दी नहीं गलेंगे। तो होगा ये कि एक बोटी आपकी जो है ना सही होगी और एक बोटी नहीं होगी। ये हमने ऑलरेडी पहले से ब्लांच किया हुआ है। ये शिमला मिर्च और ये टमाटर, सॉरी आज मुझे ग्लव्स, और ये आपके, और इसकी आपकी जब शेव होती है ना कटिंग की, वो आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने ये क्यूब्स में काटे हैं। ये नहीं कि कोई आपने जूलियन में काटा है, कोई क्यूब्स में काटा है, कोई आपने स्क्वायर में काटा है, तो आपका यानी लुक जो होगी ना आपके खाने की वो सही नहीं आएगी। यहाँ इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा नीचे कर, क्योंकि आपका चिकन ऑलरेडी हो गया। आखिर में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि चटपटा है ये अभी आपने डाल दिए जलफ्रेजी मकरोनीस था।
ये भी एक किस्म का बच्चे जब आप, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है, आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, अपने हस्बैंड को, बच्चों को ऑफिस में भी दे सकते हैं। इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती, शोरबा वगैरह तो होता नहीं है कि हम कैसे कैरी करें उसको। चलें जी, ये हमारी हो गई। आप तमाम मसाले डल चुके हैं, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद थी या कुछ रिमेनिंग रहती हैं? नो ऑलरेडी बस कुक हो गया, अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हैं? डिश आउट कर। चलिए, जब तक आप इसको डिश आउट करें, हम आते हैं एहसान भाई की तरफ। एहसान भाई, अगर हम एक मिनट हमारे पास मौजूद है और आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगेन बी प्रोफेशनल और मेरिट बेस डिसीजन लेने चाहिए। व्हेन यू आर ऑन पोजीशन, आपको अपने टाइटल का ख्याल रखते हुए फैसले करने चाहिए। जब आप कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ते जाते हैं तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। अच्छा एहसान भाई, एक सवाल आपके लिए आया है कि देखिए, आप जिस ग्रुप से, लकी ग्रुप को हर कोई ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन करने में क्या क्लॉज एंड फ्लॉज आते हैं या क्यों रिजेक्शंस आती हैं, वो जानने के लिए फिर आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, कि लोगों की जो क्वेरीज होती हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होती हैं। मैं तो मुख्तसर अंदाज में बताऊँगा कि कंपटीशन है मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो आपको अपने प्रोफेशनल कैरियर में जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। अपनी इसको आप रिफाइन करके आएँ। एजुकेशन हर कोई ले रहा है, इसमें आजकल AI का दौर है। आजकल नॉलेज आपकी जो आपने रखी हुई है टेक्नोलॉजी के मुतालिक, डिजिटलाइजेशन के मुतालिक, उसको आप रिफाइन कर आएँ। यू विल हैव क्वेश्चंस, यू विल हैव आपको फिर मतलब ये कि अपनी गिरफ्त आपके मुकम्मल हो तो आपको चीज़ें मिलती है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? किस रेफरेंस से? मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? बस सर, मेरा पैगाम देखने वालों को यही होगा कि जो भी काम करें दिल से करें, ठीक है, और ये सोच के करें कि हमें अगर इसका फल नहीं मिला तो हमारे आने वालों को ज़रूर उसका फल मिलेगा। इंशाल्लाह। बात यही होती है कि दरख्त एक आप लगाते हैं और वो फिर नस्लें उसको जो है ना फैज़याब होती हैं। तो जो भी काम करें ये सोच के करें। जी मैम। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो लोग भी जिस फील्ड से भी हैं, बस करके मतलब एंडिंग ना समझें कि बस हमने बहुत कर लिया है और अब हम थक गए या हम कामयाब हो गए। ये चीज़ कभी ना सोचें, आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें और लगन और दिलो जान के साथ, अच्छी नीयत के साथ, नेकी के साथ आप ज़रूर कामयाब से कामयाब होंगे। मतलब आगे चलना रोके नहीं अपना, ये कभी ना सोचें कि मैं ये बन गया बस बहुत है भाई, अब इसके आगे मैंने कुछ नहीं करना। मतलब फुल स्टॉप नहीं लगाना, लाइफ शुड बी गो ऑन। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने मुझे ज्वाइन किया। और सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसका हौसला दें, उसका हौसला चिकनी ना करें। जी, हम अब चलते हैं किचन की तरफ। जी आप। जी जलफ्रेजी मैकरोनी चिकन जलफ्रेजी में मेरा तैयार हो गया, ये हम डिश आउट कर रहे हैं और इसको एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे बनाने के बाद फीडबैक जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, बनाने के बाद फीडबैक भी देंगे और रिक्वेस्ट भी अब आपने आना शुरू हो गई है। तो अब हम फ्राइडे वाले दिन बना रहे हैं ये तमाम चीज़ें जो कि आपने रिक्वेस्ट की हैं। हम कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ें बन जाए, जिंगर भी बन जाए और पैन पिज़्ज़ा भी बन जाए। नहीं है तो एक जुम्मे हम पैन पिज़्ज़ा बनाएंगे, एक जुम्मे हम जिंगर की तरफ जाएंगे, ताकि आपकी तमाम वो क्वेरीज कंप्लीट होती चली जाए। ये डिश आउट हो गया आपा? जी बिल्कुल। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन इन किया और कम वक्त में आकर आपने जो है वो ज़बरदस्ती डिश हमें सिखाई। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ से मैं आपका क्या मैसेज देना चाहेंगी? 1 मिनट हमारे पास मौजूद है। मैसेज ये है कि आजकल जो वायरल फैले हुए हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। छोटी बीमारी को कभी ये सोच के हाँ खांसी आ रही है ये छोड़ दें, अपने बच्चों का अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। और सबसे पहले माएँ अपना ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने घर वालों को चला सकेंगे। ये नहीं कि जब माँ बीमार हो जाती है वो तो वो घर भी बर्बादी की तरफ चला जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और गजाला किचन यानी कुजीन ब्रांच से भी हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कुछ नए मेहमानों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबावत ज़ीशान।